नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के अंतर्गत जैव विविधता आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पादप जगत का एक सबसे बड़ा समूह है एंजियोस्पर्म। इसके अंतर्गत हम लोग एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों के बारे में जानेंगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में जानते हैं। एंजियोस्पर्म आप लोगों को जैसे पता है कि ये सबसे बड़ा पादप समूह का समूह है। यानी हम अपने आसपास जो भी नज़र उठा करके जिन पौधों को भी देखते हैं मैदानी क्षेत्र में, वो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म के अंतर्गत ही पौधे आते हैं। तो हम इन पौधों से परिचित हैं और परिचित होना भी चाहिए। आप आज की कक्षा के बाद जाएंगे तो अपने आसपास के ऐसे पौधों को और ध्यान से देखेंगे। इसमें अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर छोटे या बड़े फूल लगे होते हैं, इसीलिए इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। ये पुष्प तो इसमें लगे होते हैं विभिन्न तरह के छोटे बड़े। कोई पुष्प तो इतने छोटे होते हैं कि वो हम देखते हैं, पर उसके डिफरेंट पार्ट्स को देखने के लिए कभी कभी हमें डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप की भी आवश्यकता पड़ती है। साथ साथ ये पुष्प से क्या होता है कि आगे चल कर के बीज बनते हैं। क्योंकि ज़्यादातर हम बीजों को देखते हैं वो कवर्ड रहते हैं ऊपर से, यानी फल के अंदर बीज रहते हैं। इसीलिए एंजियोस्पर्म को जो है आवृत बीजी भी कहते हैं। ज़्यादातर क्योंकि बीज ढके होते हैं, जैसे आम हम लोग आसानी से देखते हैं, इमली देखते हैं, इन सब के ऊपर क्या है, चाहे मटर ही हम लोग देखते हैं तो मटर के दाने एक कवर के छिलके के अंतर रहते हैं। तो हमेशा आप उठा करके जितने भी बीज हमारे आसपास मौजूद हैं उनको हम झांकेंगे तो पाएंगे कि ये किसी न किसी कवर के से जुड़े हुए हैं। कभी फल गुद्देदार हैं और कभी सिर्फ कवर रहते हैं और उसके अंदर हमारे बीज मौजूद रहते हैं, इसीलिए इसे आवृत बीजी भी कहते हैं। अब आते हैं कि ये आवृत बीजी जो हैं, इसके बीज जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। क्या ये बीज सभी एक समान हैं या अलग अलग हैं? हम इन बीजों को अगर पाएंगे, इन बीजों को, कुछ बीजों के मैं नाम लिख रही हूँ, बाकी बीजों का अध्ययन आप लोग करेंगे। जैसे मकई हम लोग आसानी से देखते हैं, इसके भुट्टे के रूप में हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं। चावल हम आसानी से प्रतिदिन अपने खान पान में उपयोग करते हैं, जो धान से आता है। गेहूं है और कुछ दलहनी पौधों को लेते हैं, जैसे दाल के रूप में भी तो, और सब्जी के रूप में बहुत सारे फल और सब्जियों के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला और हम लोगों के घर में हमेशा क्या मौजूद रहता है, चना। चने का डिफरेंट वैरायटी रहता है, काला चना, नॉर्मल वाला चना, काबली चना, उसी तरह काबली मटर, हरा मटर, इन सब को हम इस्तेमाल करते हैं। चना है, मूंग अक्सर हम लोग खान पान में उसको अंकुरा करके खाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे और बहुत सारे, जैसे इमली को हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इमली का बीज भी हम लोगों ने देखा है। तो मैं अलग अलग कुछ पौधों के नाम ले रही हूँ। तो ये ऐसे और बहुत सारे बीजों को आप इकट्ठा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ये बीज सारे एक तरह के हैं या अलग तरह के हैं। अब मकई के दाने को ही हम लेते हैं। भुट्टे को आप लोग खाते हैं, तो क्या भुट्टे को जब हम प्रेस करते हैं तो उसको आसानी से हम दो अलग कर पाते हैं, या वो छोटे टुकड़े में बढ़ता है पर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है? आप पाएंगे कि ये 2 इक्वल पार्ट में आसानी से डिवाइड नहीं। उसी तरह धान के चावल को लीजिए या गेहूं को लीजिए, तो इन सब को जब हम प्रेस करते हैं तो आसानी से 2 इक्वल भाग में डिवाइड नहीं है। तो उसी तरह लेकिन चने को या मूंग को हम लेते हैं, इमली के बीज को अगर हम देखते हैं, जनरली उससे बच्चे लड़कियां बहुत सारे खेल में भी इसके बीज का इस्तेमाल करते हैं बच्चे। तो इमली के 2 भागों को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो अंदर का भाग उजला होता है और बाहर ब्राउन, डीप ब्राउन कलर का होता है। मूंग को भी अगर हम दाल आप लोगों ने देखा होगा तो क्या है, ये दाल 2 इक्वल भाग में इसके डिवाइड होते हैं। तो ये दाल क्या है, ये मकई जो समूचा नहीं टूट रहा, इसे क्या कहते हैं? इसके एक अंग्रेजी में एक नाम से जानते हैं जिसे कि
कॉटिलेडन्स कहते हैं, यानी पत्र। तो जब अगर एक ही है, नहीं टूटता है वो दूसरे में, ऐसे बीजों जो भी है, धान है, गेहूं है, इन सब को क्या कहेंगे? एक बीजपत्री, यानी एक ही कॉटिलेडन है। जबकि जो जिसके बीज दो इक्वल भागों में विभाजित हो जाते हैं, जैसे चना है, मूंग है, इमली है, ऐसे और बहुत सारे आपको मिलेंगे, उसे कहते हैं द्विबीजपत्री। ये तो बच्चों हम लोग बीज के आधार पे, अलग अलग बीजों के आधार पर हम लोग इस एंजियोस्पर्म को जैसे दो भागों में विभाजित किया गया है, डाइकॉट और मोनोकॉट में। यानी जितने जो हमारे आसपास पौधे मौजूद हैं ज़्यादातर, उसमें से या तो वो मोनोकॉटिलेडन्स हैं या डाइकॉटिलेडन्स हैं। तो बीज के आधार पे हम लोग पकड़ ले। अब मान लीजिए जिन पौधों में बीज नहीं होते हैं, नहीं बनते, क्योंकि बहुत सारे पौधों को आपने कटिंग के माध्यम से भी लगाया है, उसके तने को लगाया है, उसके जड़ के द्वारा हम बहुत सारे पौधों को लगाते हैं। तो ऐसे पौधों को फिर आपके मन में प्रश्न होगा कि कैसे पहचानें? क्या कोई और माध्यम है जिसमें बीज नहीं तैयार होते हैं पहचानने का? जैसे आप लोगों ने केले का ही पौधा देखा है, तो उसको ज़्यादातर हम लोग कैसे ग्रो करते हैं? देखते होंगे कि केले के पौधे में नीचे से कुछ प्लांटलेट्स निकलते हैं और उसको सेपरेट करके लगाया जाता है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जिसको हम अलग अलग विधियों के द्वारा लगाते हैं। तो इन पौधों को हम कैसे पहचानें कि ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है? हमारे पास एक बड़ी समस्या है। तो इसको एक अलग तरीके से भी हम पहचान सकते हैं। यानी पूरे पौधे को, पौधे कितने भाग में डिवाइड होते हैं? 3 में डिवाइडेड होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फ्लावर और फ्रूट में 5 भाग हैं, 5 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। 3 कॉमन पार्ट हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल भी जहाँ फूल दिखते हैं वहाँ ठीक है। जिन पौधों में फूल नहीं दिखते हैं तो उनको इन 3 के माध्यम से तो हम पहचान ही सकते हैं कि कौन से पौधे डाइकॉट कहलाएंगे, कौन से पौधे मोनोकॉट के कैटेगरी में आएंगे। अब एक चित्र के माध्यम से जिसमें जड़, तना और पत्ती भी दिखाया गया है, उससे हम आसानी से पहचानेंगे कि कैसे हम उनको पहचान सकते हैं और उसका एक लिस्ट, सारणी तैयार कर सकते हैं कि किसको किसके अंतर्गत हम रखेंगे। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऊपर में पहले सीड दिखाया गया, जिस सीड की अभी हम तुरंत चर्चा किए थे, इसका मकई का बीज है। दूसरा ऐसे ही किसी भी डाइकॉट बीज है जो जिसके कि 2 पत्र दिखाई पड़ रहे हैं, 2 कॉटिलेडन्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब आते हैं जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, जड़ में। यानी ऐसे जड़ जो इसको हम अगर पौधे को उखाड़ें तो आसानी से उखड़ जाते हैं, यानी जिसके जड़ ऊपर ही सतह में, मिट्टी के ऊपर के सतह में ही रहते हैं। ऐसे जड़ों को क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट देख रहे हैं आप, वहाँ लिखा हुआ है रेशेदार, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? रेशेदार जड़। और जिनकी जड़ें जिसको उखाड़ने में हमें मेहनत लगता है और जिनकी जड़ें अंदर तक रहती हैं, उसे टैप रूट या मूसला जड़ कहते हैं। यानी पहला हम जड़ से मोनोकॉट और डाइकॉट को पहचान सकते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को। यानी एक बीजपत्री जो पौधे होंगे उनमें रेशेदार जड़ पाए जाएंगे, जबकि जो द्विबीजपत्री होंगे उसमें मूसला जड़ पाए जाएंगे। यानी जिस पौधे को आसानी से हम उखाड़ सकते हैं ज़्यादातर वो मोनोकॉट होंगे, और जिनको उखाड़ने में मेहनत लगे, नीचे तक जिनकी जड़ें होंगी, उसको हम लोग डाइकॉट में रखेंगे। अब आते हैं दूसरा, लीफ पर। लीफ जैसे नीचे आप देख रहे हैं, तो ज़्यादातर जो मोनोकॉट पौधे होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं वो ज़्यादातर
उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, इस तरह के लीव्स होते हैं। बच्चों, जैसे मैंने कि डायग्राम में भी बनाया है कि इसमें जो वेन और वेनलेट्स वेन होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं, समानांतर शिरा विन्यास। और जिसके पत्तियों में ब्रांच और ब्रांचलेट बहुत सारे वेन और वेनलेट के निकले होते हैं, उसे जालिकावत रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। यानी पत्तियों को देख करके भी हम पहचान सकते हैं कि कौन से पौधे मोनोकॉट हैं और कौन से डाइकॉट। अब आते हैं फूलों पर। आपको फूलों की तस्वीर अभी दिखेगी स्क्रीन पे। अब आप लोग फूल को देख पा रहे हैं, इसमें फूल की जो कलर्ड पार्ट्स होते हैं जिसको कि पेटल्स कहते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि किसी में पेटल्स की संख्या कुछ है, किसी में पेटल्स की संख्या अलग है। तो ये पेटल्स के संख्या के आधार पर भी हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन से मोनोकॉट फ्लावर हैं, कौन से डाइकॉट। तो मोनोकॉट के ज़्यादातर फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं वो 3 या 3 के मल्टीपल में होते हैं, 3, 6 इस तरीके से। जैसे खट्टी बूटी और रियो के पौधे में हम लोग ऐसा पाते हैं। खट्टी बूटी जो पीला जैसा पौधा और ज़मीन पर हर्बेशियस प्लांट है, अक्सर सब जगह ग्रास पे मौजूद ही होते हैं। डाइकॉट के लिए बच्चों बहुत आसान और एक कॉमन एग्जांपल है, आप लोग लोगों ने देखा होगा उड़हुल का फूल, हम लोग पूजे में भी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। और ये फ्लावर्स बड़ा होता है तो हम लोग इस फ्लावर्स का बायोलॉजी पढ़ने और पढ़ाने में कई जगह इस्तेमाल करते हैं। तो इसके देखते होंगे आपकी 5 पेटल्स होते हैं, 4 या 5 पेटल जनरली डाइकॉट प्लांट के फ्लावर्स होते हैं। और इसके फ्लावर्स को आप देखिएगा कि 5 में रहते हैं और नीचे जुड़े हुए रहते हैं, तो कॉमन है। फिर ऐसे और फ्लावर्स आप ढूंढ सकते हैं खुद से भी, और उसके पेटल्स के आधार पे आप उसको डाइकॉट और मोनोकॉट में रख सकते हैं। बच्चों, पौधों की जो संरचना के कारण, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल के कारण हम उसकी जो पहचान करते हैं, इसको बायोलॉजी के एक ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इस संरचना को हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी जिस बाहरी संरचना के आधार पर जब हम पौधों को पहचानते हैं तो उसे उसकी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। कट करके अगर पहचानेंगे तो एनाटॉमी के अंतर्गत वो आता है। उसके विभिन्न श्वसन उत्सर्जन के द्वारा पहचाने तो ये फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। तो वो सब तो हम बाद की कक्षाओं में पढ़ेंगे। बस इतना जाने कि बाहरी स्ट्रक्चर के अनुसार जब हम किसी चीज़ को पहचानते हैं तो उसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी पौधे की मॉर्फोलॉजी को पहचान करके भी हम उसे एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री पौधे हैं ये पहचान सकते हैं। अब इस एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को पहचानने के लिए हम लोग एक गतिविधि भी करेंगे और उस गतिविधि के अनुसार और अच्छी तरह पहचानेंगे कि कैसे इसे पहचान सकते हैं आसानी से। तो चलिए एक गतिविधि करके भी पहचानते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे को। नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि पूरे पादप जगत को 5 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आप लोग जितने अपने आसपास ज़्यादातर पौधों को देखते हैं वो सभी एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। इस एंजियोस्पर्म को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब कैसे पहचानेंगे कि ये पौधे एक बीजपत्री हैं या द्विबीजपत्री? इसको जानने के लिए मैंने एक गतिविधि के द्वारा बताने का प्रयास किया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ मैंने कुछ बीजों को रखा है। अब आपको एक एक करके इन बीजों के नाम मैं बताऊंगी। यहाँ जैसे मैंने काले चने को रखा है, काले चने का ही एक और वैरायटी लिया है जिसको कि काबली चना हम लोग कहते हैं या सफ़ेद चना भी बोलते हैं। यहाँ जौ है, ये इसको कहते हैं कुल्थी, और ये है मूंग। मैंने कुछ ही बीज लिए हैं, आप लोग और कई तरह के बीज इकट्ठा कर सकते हैं खुद से।
आप लोगों ने बीजों को देख लिया। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ कई पेट्री डिश रखे हुए हैं। इसमें पहले से ही मैं पानी डाल करके सारे पेट्री डिश में रखी हूँ। पानी डालने का वजह यह है कि मैं इन बीजों को इस रखे गए पेट्री डिश में बारी बारी से डालूँगी। तो सबसे पहले मैं हाथ का उपयोग करती हूँ और चने को डालती हूँ कि मेरे पास 4 ही पेट्री डिश है और मेरे पास बीज कितने हैं? 5। तो मैं बड़े जो बीज हैं उनको एक ही साथ डालती हूँ और ताकि इससे हमको अलग करने में आसानी होगी। तो दोनों चने के वैरायटी को मैंने एक ही पेट्री डिश में डाला है। अब इस मूंग को लेती हूँ और एक अलग पेट्री डिश में डालती हूँ। इसके बाद फिर दूसरे बीज को मैं लूँगी, जौ को ले रही हूँ और इसको अलग पेट्री डिश में डाल रही हूँ। अब अंतिम मेरे पास बचा है कुल्थी का बीज, जिसे मैं इस पेट्री डिश में, आप लोगों ने जानना नहीं चाहा कि क्यों मैं इन्हें पानी में डाल रही हूँ। थोड़ा सा सबको हिला दीजिए, इससे चिमटे से या किसी भी चम्मच से भी आप कर सकते हैं ताकि ये पानी में बीज डूब जाए। अब इन बीजों को हम थोड़ी देर के लिए, करीब 1 घंटे या 2 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ दें। यानी आपको जब अवलोकन ऐसा करना हो और जब ज़्यादा देर किसी चीज़ को फुलाना हो तो कब देखना है उसके अनुसार आप बीजों को पहले से तैयार करके रखेंगे। अब ये बीज आप लोग को भी पता है कि 1-2 घंटे में अच्छी तरह से फूल जाएंगे। फुलाने का उद्देश्य क्या है, जब मैं आगे आपको बताऊंगी तो समझ में आएगा कि फुलाना मेरे लिए कितना आवश्यक था। जैसा कि 2 घंटा समय बीत चुका है और आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे बीज अच्छी तरह पेट्री डिश में फूल गए हैं। अब एक एक करके इन बीजों को मैं इस सफ़ेद कागज़ पर निकालती जाऊंगी। तो सबके 2-2, 4-4 बीज मैं पेट्री डिश से बाहर निकाल रही हूँ। इसके बाद आगे के प्रयोग करूँगी। ये मूंग का बीज है, आप लोग पहचानते भी होंगे, तो सारे बीजों को पहचानिए भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें जो बीजों को नहीं पहचान पाते हैं, उन्हें पहचानना भी ज़रूरी है। ये जौ है जो फूल करके थोड़ा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नहीं बड़ा हुआ है पर बड़ा हुआ। बाकी जैसा कि आप सारे बीजों को देख पा रहे हैं, सारे बीज बड़े हो गए हैं। अब इसके बाद क्यों फुलाया था मैं यहाँ आपको बताती हूँ। अब फूलने के बाद क्या है कि इन बीजों के ऊपरी छिलके, जिसे कि आवरण हम लोग कहते हैं, आसानी से हटा सकते हैं, चाहे कोई भी बीज हो। तो पहले मैं इस काबली चने का बीज ली हूँ, इसके ऊपरी आवरण को इस चिमटे की सहायता से हटा रही हूँ। हम लोग इसको हाथ के सहायता से भी हटा सकते हैं। हल्का सा हटा है, मैं इसके अपने हाथ की उंगली की सहायता से, नाखून की मदद से हटा रही हूँ। तो इसके ऊपरी छिलके, जिसको कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऊपरी छिलका हट गया है, देखिए इसे मैं यहाँ पानी में डाल रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा छिलका हटाना है ऊपरी आवरण को। अब ये देखिए कि बीज अलग हो गया है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसके बीच में एक लाइन, गहरी लाइन बनी हुई है और इसी लाइन से बड़े आसानी से फूलने के कारण ये बीज 2 भागों में बट गए हैं, जो कि आप देख पा भी रहे हैं। जिसके बीज ऐसे 2 भागों में बट जाते हैं उसे क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री, यानी 2 दल हैं इसके। ये बीजपत्र का काम क्या है? ये जो बीजपत्र का काम है, ये बीज आप देख रहे हैं, इसको जब तक ये पौधे के रूप में परिवर्तित नहीं होता है तो पोषण प्रदान करता है। उसी तरह इस काले चने के बीज के आवरण को भी आप हटाएंगे तो देखिए कि क्या होता है। इसके आवरण को मैं धीरे धीरे हटाने का, और सावधानी पूर्वक हटाएं ताकि इसके अन्य पार्ट सुरक्षित रहें और हम लोग आसानी से इसके बाद, इसमें भी देखिए कि 2 लाइन स्पष्ट दिख रहा है और इसको हम आसानी से 2 भागों में विभाजित कर पा रहे हैं। अब चलते हैं अगले बीज की तरफ बढ़ते हैं। एक बीज है जौ का।
तो जौ के आवरण को थोड़ा हटाने में आपको दिक्कत महसूस होगी। आसानी से इसका छिलका थोड़ा कड़ा रहता है पर हट पा रहा है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हटता है आसानी से, थोड़ा मेहनत लगता है चने के बीज की तुलना में। इसका भी ऊपरी आवरण हट चुका है। लेकिन अब इसको अगर हम प्रेशर दे रहे हैं तो ये दो भागों में विभाजित नहीं हो पा रहा है, यानी जो आसानी से विभाजित ना हो, ये टूट जाएगा बहुत। अगर इस पे हम दबाव डालेंगे तो ये टूट जाएगा, पर इस तरीके से जैसे ये बीज आसानी से विभाजित हो गए, ये विभाजित नहीं होगा। तो ऐसे बीज जो आसानी से दो भागों में विभाजित नहीं होते हैं, ऐसे बीजों को मोनोकोटिलेडन कहते हैं। यानी इसमें एक ही कोटिलेडन बना होता है और उसी से बीज को पोषण मिलता है। ये बीजों के अंदर जो जिससे कि आगे चल कर के एम्ब्रियो को पोषण मिलता है कोटिलेडन के द्वारा। अन्य बीजों को भी ऐसे ही आप अलग करें, बीजों के आवरण को हटाएं और देखें कि क्या ये दो भाग में विभाजित हो रहे हैं या और नहीं हो रहे हैं। मैंने तो यहाँ 5 ही बीज को लिया है, आप और ज़्यादा से ज़्यादा बीजों को लें और उनको ऐसे ही सेपरेट करके देखें कि किसके किसके बीज दो भाग में विभाजित हो रहे हैं और किसके बीज दो भाग में विभाजित नहीं हो रहे हैं। यानी बीजों से हम पहचान करके बता सकते हैं कि कौन से किसके बीज द्विबीजपत्री हैं और किसके एक बीजपत्री से आते हैं। तो बीजों के आधार पे हम लोग एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को पहचान सकते हैं। क्या आप बच्चे बता सकते हैं कि क्या किसी अन्य तरीके से भी हम लोग पहचान सकते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री को? हम लोग पौधे की पत्तियों को देख करके, यानी पौधे के पत्तियों, जड़ों, तनों को देख करके भी पहचान सकते हैं कि कौन से एक बीजपत्री हैं, कौन से द्विबीजपत्री। यहाँ मेरे पास पत्तियाँ तो अभी मौजूद नहीं हैं, पर आसानी से आप लोगों ने सब करीब करीब सारे बच्चों ने पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते देखे होंगे। ऐसे बहुत सारे पत्ते जो बड़े बड़े पेड़ों के जो आसपास मौजूद पत्तों के पौधों के जो पत्ते होते हैं, उनके पत्तों को जब आप देखते हैं तो उसमें कई वेन और वेनलेट्स होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वेन और वेनलेट्स का जाल होता है। ऐसे वेनेशन को रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं और इस तरह का पत्तियों में वेनेशन पहचान है द्विबीजपत्री पौधों का। और एक पत्ता होता है जिसमें लंबी लंबी से पैरेलल लाइनें होती हैं, इसे कहते हैं पैरेलल वेनेशन। अगर आप लोगों ने मकई का पौधा देखा होगा और उसकी पत्तियों को ध्यान से देखा होगा तो आप देख सकते हैं, या फिर से देखिए और नहीं तो गूगल करिए। अगर आप गांव में नहीं रहते हैं तो आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ विभिन्न पौधों की पत्तियों का अवलोकन आप वहाँ भी सर्च करके कर सकते हैं। तो वहाँ आप लोग देखेंगे कि पैरेलल लाइनें होती हैं पत्तियों में, जिसको कि पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ये मोनोकोटिलेडन्स पौधों की पहचान है। तो इस तरीके से पौधों के अन्य भागों को देख करके भी हम लोग पहचान कर सकते हैं कि कौन एक बीजपत्री हैं और कौन द्विबीजपत्री हैं।